बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर होने के बावजूद आज भी ये शक्को शुबहात अपनी जगह पर बाकी हैं कि क्या भारत कोई शरारत कर सकता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो माजी की टेंशन्स रहीं, क्या उसमें इसके इशारे मिलते हैं कि सीज़ फायर बाकायदा होने के बावजूद भारत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करता रहा? तो इसका जवाब है हाँ। माजी की कई ऐसी तारीखें और कई ऐसे हवाले हमारे सामने आते हैं जब भारत ने एक चालाक लोमड़ की तरह पाकिस्तान की पीठ के पीछे छुरा घोंपने की भरपूर कोशिश की। नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले अपनी कौम से खिताब किया। इस खिताब के अंदर जो वो झूठ बुन सकते थे उन्होंने बुना ताकि कोई फेस सेविंग का रास्ता उन्हें अपनी कौम के सामने मिल सके और अक्टूबर और नवंबर में होने वाले रियासत बिहार के इलेक्शन में शायद उनके लिए कोई गुंजाइश बन सके। मोदी ने अपनी कौम से खिताब में कहा कि हमने दहशतगर्दों को मट्टी में मिलाने के लिए अपनी अफवाज को मुकम्मल तौर पे छूट दे दी। आज तमाम दहशतगर्द तंजीमें ये जान चुकी हैं कि हमारे मुल्क की बेटियों से संदूर छीनने का अंजाम क्या होता है। तो क्या कोई ऐसा नहीं था कि नरेंद्र मोदी से यह सवाल करता कि जिन बेटियों के संदूर की आप बात कर रहे हैं वो बेटियां कौन सी थी, उनके ऊपर हमलावर होने वाले लोग कौन से थे, पहलगाम वाक़े के अंदर जिन लोगों ने हमला किया क्या उन हमलावरों तक आप पहुंच सके? तो इसका जवाब है नहीं। जिन बेटियों की तरफ बार बार इशारा करके नरेंद्र मोदी अपनी कौम को जज्बाती करने की कोशिश कर रहे थे, इसी कौम की बेटियों ने सामने आकर कैमरे पर बैठ के पाकिस्तान से रहम की अपील की और कहा कि वो अपनी सेनाओं को पीछे हटाने के लिए तैयार हैं अगर पाकिस्तान भी इस चीज के लिए तैयार होता है। नरेंद्र मोदी ने एक साथ कई बड़े बड़े झूठ बोले। उन्होंने यह भी कहा कि दहशतगर्द सोच भी नहीं सकता था कि हिंदुस्तान इतना बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन जिनके खिलाफ फैसला लिया मुबैना तौर पे ना तो उन दहशतगर्दों की कोई फहरिस्त भारत की सरकार जारी कर सकी, ना ही उन दहशतगर्दों से मुतालिक कोई डाटा भारत की वेबसाइट्स या सरकार की वेबसाइट्स के ऊपर जारी किया गया, जिससे यह साफ नजर आता है कि पहलगाम वाकया सिर्फ एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नरेंद्र मोदी ने इस्तेमाल किया और अपने ही लोगों को उसने मौत की भीड़ चढ़ा दिया। कई ऐसे सवालात हैं जो भारत की जनता इस वक्त पूछ रही है। यही वजह है कि एक लंबे अरसे तक, कई दिनों तक नरेंद्र मोदी ने अपनी कौम का सामना नहीं किया और वो उस झूठ को बुनने में लगा रहा जो उसने अपनी कौम के सामने चंद ही घंटे पहले रखा। नरेंद्र मोदी ने एक और बहुत बड़ा झूठ बोला। इस झूठ के अंदर उसने कहा कि पाकिस्तान जब बुरी तरह से पिट रहा था तो उसने दुनिया के सामने फरियाद लेकर गया कि खुदा के वास्ते हमें बचा लो। लेकिन असल में सच यह है कि जब भारत बुरी तरह से पिट रहा था तो इसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि उस पहले दिन में जब पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए थे, ऐन उसी वक्त नरेंद्र मोदी और जयशंकर दुनिया के सामने ये रहम की अपीलें लेकर जा रहे थे और फरियादें कर रहे थे कि खुदा का वास्ता हमारी जान छुड़ाओ, पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से रोका जा सके। लेकिन कोई भी एक मुल्क ना तो पाकिस्तान के खिलाफ बयान देने के लिए राजी हुआ और ना ही किसी ने भारत का साथ देने के लिए अपनी हामी भरी। ये और इस जैसी कई ऐसी चीजें जिसमें एक बहुत बड़ा दावा भारत की सरकार ये करती है कि पाकिस्तान तो इतना जालिम है कि दहशतगर्दी भी खुद करता है और फिर हमारे ही मंदिरों पर हमला करता है, हमारे ही स्कूल और कॉलेजेस के ऊपर हमला करता है, हमारे घरों के ऊपर हमला करता है और उनको मिसमार कर देता है। लेकिन असल हकीकत क्या है वो पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने लेकर आया। जब भारत ने मुबैना तौर पे ये जंग शुरू की और पाकिस्तान के सर थोपने की कोशिश की तो हमारे कई मासूम बच्चे अपनी जान से चले गए, हमारे कई सिविलियंस जो हैं वो शहीद हो गए, हमारा एक बहुत बड़ा नुकसान कैजुअलिटी की सूरत में भारतीय जारहियत के नतीजे में पेश आया, जिसके सबूत पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने रखे। लेकिन भारत का क्या कोई शख्स अपनी जान से गया? क्या पाकिस्तान ने सिविलियन आबादियों को टारगेट किया? तो उसका जवाब है नहीं। यही वजह है कि जंग खत्म होने के कई दिन गुजरने के बाद भी भारत अब तक इन सबूतों को अवाम के सामने लाने में नाकाम रहा। अब आते हैं इस एक अहम चीज के ऊपर कि क्या भारत कोई आइंदा मुस्तकबिल में शरारत कर सकता है? ऐन मुमकिन है कि ऐसा हो सके। माजी के अंदर इसकी हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जो बताती हैं कि भारत ने हर मौके पर जब जब सीज फायर कराया गया तब भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका अपने हाथ से नहीं जाने दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पहली बाज़ाब्ता तौर पे जंग हुई वो 1947 और 48 के दरमियान लड़ी गई। इस जंग की वजह मसला कश्मीर था। अक़वाम मुत्तहिदा ने इन दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी की करवा दी, सीज़ फायर यहाँ पर हो गया, मगर उसके बावजूद भारत ने रफ्ता रफ्ता कश्मीर के अंदर अपने पंजे गाड़ना शुरू किया और इंज़माम करता चला गया।
یہ پہلی سیز فائر کی خلاف ورزی اقوام متحدہ کے ہونے کے باوجود بھارت کی طرف سے ہوئی۔ اس کے بعد 1965 کی جنگ ہمارے سامنے ہے۔ 1965 کی جب جنگ لڑی گئی تو عین اس وقت ان دونوں دیشوں کے درمیان جو ایک معاہدہ طے پایا، اسے معاہدہ تاشقند کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ طے پانے کے ساتھ ہی سیز فائر ہو گیا، دونوں ممالک اپنی اپنی سرحدوں پر خاموش ہو گئے، لیکن بھارت نے پاکستان کے خلاف جال بننا شروع کیا۔ بھارت نے مشرقی پاکستان میں مقتی باہنی کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور ان کی ہر طرح سے مدد کی۔ یہ مقتی باہنی وہی لوگ ہیں جنہوں نے بنگال کو علیحدہ کرنے کے لیے بھرپور اپنی انرجی کا استعمال کیا، اور اس کی نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جب 1971 کی جنگ ہوئی تو پاکستان سے بنگلہ دیش بالکل الگ ہو گیا، اور 71 کی جنگ کے اندر یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی۔ جب یہ سارا معاملہ ہوا، 71 کی جنگ شروع ہوئی، تو اس جنگ کے اندر بھی ان دونوں دیشوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کو معاہدہ شملہ کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت بھی دونوں دیشوں کو پرامن طریقے سے اپنی اپنی سرحد کے اندر موجود رہنا تھا، لیکن ہوا یہ کہ بھارت نے بنگلہ دیش کے اوپر اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کیا، اور اس کے نتائج یہ برآمد ہوئے کہ جو کشمیر کے سیاسی حالات تھے وہ بے حد پیچیدہ ہو گئے۔ معاملات جو ہیں وہ ہاتھوں سے نکلنا شروع ہو گئے، اور انڈیا کے پاس یہ موقع آ گیا کہ وہ مزید کشمیر کے اندر دراندازی کر سکے اور کشمیریوں کے اوپر اپنا تسلط جو ہے وہ قائم کر سکے۔ یہ وقت نہیں گزرا، اس کے بعد 1999 کی کارگل جنگ یہ ہمارے سامنے موجود رہتی ہے۔ یہاں پر بھی جنگ بندی ہوئی، لیکن جنگ بندی کے باوجود بھارت نے جب پاکستان پیچھے کی طرف ہٹا تو نہ صرف اپنی فوجوں کی پیش قدمی آگے کروائی، بلکہ مسلسل سرحد کی نگرانی پر بھی اپنی فوجی قوت کو بڑھاتا چلا گیا۔ سال 2003 میں بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ٹینشن بڑھی، جس کے بعد ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی ہوئی، لیکن بھارت نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے سال 2016 کے اندر پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائکس کر دی۔ 2016 کے بعد سال 2019 آیا، جب ہمارے سامنے بالاکوٹ جیسے حملے آئے اور پاکستان کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کے الزامات کو لگایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ پاکستان چونکہ بھارت کے اندر جاسوسی کرواتا ہے، اسی کے نتیجے میں یہ حملے پاکستان کے اوپر کروائے گئے۔ سال 2021 میں بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان جب سیز فائر ہوا، ٹینشن بڑی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے پاکستان کے اوپر بیش بہا الزامات عائد کیے، جن کے ثبوت آج تک بھارت کبھی بھی نہ تو بھارتی جنتا کے سامنے لا سکا اور نہ ہی عالمی دنیا کو اس بارے کے اوپر اعتراف کروا سکا یا کنونس کرا سکا کہ جی پاکستان بھارت کے خلاف یہ سب کچھ کرتا ہے۔ اب سال 2025 ہے، پہلگام کے انسیڈنٹ کو بنیاد بناتے ہوئے نریندر مودی نے جو فائدہ سمیٹنے کی کوشش کی تھی، اب وہ اسی نریندر مودی کے گلے پڑ گیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے نریندر مودی کو اور بھارتی سرکار کے علاوہ بھارتی جنتا کو بھی کہ یہ اب 1965-1971 کا پاکستان نہیں ہے، یہ سال 2025 کا پاکستان ہے، جو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔ کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔